गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रीमती रितु अरोरा, क्लास 11th की सिविक्स के क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने सिविक्स के खंड क का, नागरिक शास्त्र के खंड का 7th चैप्टर संघवाद प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने स्पष्ट किया था संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं या लक्षण क्या हैं और संघवाद के गुण दोष क्या हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में जाना था। जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब आज हम जानेंगे भारतीय संविधान में संघवाद को कैसे अपनाया गया और संघात्मक विशेषताएं भारतीय संदर्भ में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्या क्या पाई जाती। तो भारतीय संविधान में संघवाद, भारतीय संविधान का एक सामान्य अध्ययन भी इस सत्यता को स्पष्ट कर देता है कि संघवाद और संसदीय प्रणाली रचनात्मक पक्ष से इसकी दो मूल विशेषताएं हैं। यानी भारतीय संविधान में संघवाद को भी अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है। संविधान के स्वरूप पर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, प्रारूप संविधान संघात्मक संविधान, यानी जो प्रारूप निर्धारित किया गया, जो रूपरेखा निर्धारित की गई, उसके अनुसार भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक, यानी केंद्र और राज्यों में बटा है, क्योंकि यह दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। भारत में आप देखिए, राज्यों के लिए राज्य सरकारें हैं और केंद्र के लिए उसके ऊपर केंद्र सरकार या संघ सरकार। यह प्रस्तावित संविधान के अंतर्गत दोहरी शासन प्रणाली का केंद्र में संघ सरकार और इसके दायरे में राज्य सरकारें होंगी, जो अपने अपने निश्चित क्षेत्र में संविधान द्वारा दी गई प्रभुसत्ता संपन्न शक्तियों का प्रयोग करेंगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में शासन का रूप कैसा है? संसदीय है, यानी संसद को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत का राजकीय संगठन एकात्मक आधार पर नहीं बल्कि संघात्मक आधार पर किया गया है, यानी कैसे शासन चलेगा वो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी भारत 28 राज्यों का एक संघ है, 28 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्रों का एक संघ है। भारत में संविधान में संघ, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद प्रथम में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। बार बार ये बात स्पष्ट की जा रही है कि भारत क्या है? राज्यों से मिलकर बना एक संघ है, एक निर्मित संघ है। तो भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली विशेषता है दोहरी शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 28 राज्य और 9 संघ शासित, या जिसे केंद्र शासित क्षेत्र कहते हैं, 9 संघ शासित क्षेत्र हैं। बच्चों इसमें गलत लिखा है, इसमें 28 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र लिखा है, उसको 9 कर लीजिएगा। 28 राज्य और 9 संघ शासित या केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान द्वारा दोहरी शासन प्रणाली को अंगीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा ही संचालित होती है। दूसरा है लिखित संविधान। संघीय राज्य में लिखित संविधान कुशल प्रशासन की स्थापना करता है और अलिखित संविधान कुशल प्रशासन की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि संघात्मक राज्यों में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विस्तृत और लिखित रूप से वर्णन होना अनिवार्य होता है, तभी दोनों सरकारें एक साथ कार्य कर पाएंगी। ऐसा करने से ही केंद्र और राज्य सरकार परस्पर विवादों को संविधान के अनुसार सुगमता से निपटा सकते हैं। और भारतीय संविधान अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि देशों के संविधानों की भांति लिखित संविधान है। अतः भारत
एक संघ है। तीसरा है कठोर संविधान। भारतीय संविधान में, संघीय राज्य में संविधान कठोर होना चाहिए, जिससे केंद्र और राज्यों में शासक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए उसमें सुगमता से परिवर्तन न कर सके। भारतीय संविधान यद्यपि अमेरिका के संविधान की भांति कठोर तो नहीं है, तथापि वह इंग्लैंड के संविधान की भांति इतना नमनीय भी नहीं है जिससे संसद साधारण बहुमत से परिवर्तित कर ले। संशोधन करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग वह जिसको संसद केवल साधारण बहुमत से बदल सकती है। दूसरा वह भाग जिसे परिवर्तित करने के लिए संसद के सदस्यों की कुल संख्या का स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आवश्यक है। तीसरा भाग वह है जिसको परिवर्तित करने के लिए संसद के सदस्यों की कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। इसका अभिप्राय क्या हुआ बच्चों? इसका अभिप्राय ये है कि संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष विधि, एक विशेष तरीका निश्चित किया गया है। जिस संविधान में साधारण कानून पर पारित करने की विधि और संविधान में संशोधन करने की विधि होती है, उस संविधान को सैद्धांतिक रूप से कठोर संविधान स्वीकार किया जाता है। तो भारतीय संविधान में एक निश्चित विधि निर्धारित है, इसलिए भारतीय संविधान भी कठोर संविधान है। चौथी भारतीय संविधान की विशेषता, संघात्मक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता संघीय सरकार की मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून स्वीकार किया गया है। पूरे देश का शासन संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी अथवा देश का शासक इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। संसद या राज्य विधानमंडल किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकते जो संविधान के किसी अनुच्छेद या धारा के विरुद्ध हो। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अनुसार न्यायपालिका संसद के कानून अथवा किसी कार्यकारी अधिकारी के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान का उल्लंघन करते हैं। भारत के शक्तियों का प्रयोग संविधान की उपबंधों के अनुसार ही भारत के सभी पदाधिकारी करेंगे। भारत का संविधान सर्वोच्च है और इससे उच्च न कोई संस्था है और न कोई कानून है, न ही कोई सरकार है और न ही कोई अधिकारी हो सकता है। यानी सबसे श्रेष्ठ कौन है? भारतीय संविधान है। संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी अनिवार्य है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं के संगठन के विषय में उपबंध अंकित करते समय संविधान निर्माताओं ने वे सभी सिद्धांत अपनाने का प्रयत्न किया जो स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए अनिवार्य है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार विधान मंडल अथवा जनता को नहीं दिया। अभी तो यह अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल भी सुरक्षित है क्योंकि किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए संसद की ओर से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। साधारण रूप से ऐसे प्रस्ताव का पारित होना बहुत कठिन होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल भी निश्चित आयु पर निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। यानी 65 वर्ष होने पर वो सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होंगे।
न्यायाधीशों को वेतन भी पर्याप्त दिया जाता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं भी बहुत उच्च स्तर की निश्चित की गई हैं। इस प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका के सभी सिद्धांत भारतीय संविधान में भी अंकित किए गए हैं ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। द्विसदनीय विधान पालिका। संघीय सरकार में विधान पालिका का द्विसदनीय होना अनिवार्य है। निम्न सदन साधारणतः सामान्य समस्त लोगों और उच्च सदन संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय विधानमंडल भी द्विसदनीय है। निम्न सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। जैसे कि दोनों सदनों के नाम से ज्ञात है कि पहला सदन लोगों का और दूसरा सदन संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। और लास्ट विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघीय सरकार में सर्वोच्च न्यायपालिका का होना अनिवार्य है, क्योंकि संघात्मक राज्य में केंद्र तथा राज्य सरकारों में परस्पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे विवादों का निर्णय निष्पक्ष तथा सर्वोच्च न्यायपालिका ही कर सकती है। भारत के संविधान में स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। संविधान की व्याख्या तथा संविधान की सुरक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। इन न्यायालयों द्वारा की गई संविधान की व्याख्या अंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। इसके अतिरिक्त संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून तथा अधिकारियों के आदेशों की वैधता का निर्णय करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दिया गया है। तो ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि भारत में न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। शक्ति विभाजन। दो प्रकार की सरकारें हैं बच्चों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इनको कार्य बांटे गए हैं, इनके बीच शक्तियों का, कार्यों का विभाजन किया गया है। तो यही है शक्ति विभाजन कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस सरकार की प्रमुख विशेषता है? जहां पर संघीय सरकार पाई जाती है, जहां कई राज्यों से मिलकर के देश का निर्माण होता है, यानी संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। राष्ट्रीय महत्व वाले विषय जो पूरे देश से संबंधित हैं, राष्ट्र से संबंधित हैं, ऐसे विषयों को केंद्र को, और जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं यानी स्थानीय महत्व के विषय को राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। भारत का संविधान संघीय सरकार की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन इसी आधार पर किया गया है। भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां अंकित हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में अंकित विषयों की संख्या 97 है, 97। ये अति लघु में प्रश्न भी पूछा जाता है बच्चों, तो ये याद करना पड़ेगा। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। तो संघ सूची में ऐसे विषय हैं जो संपूर्ण राष्ट्र के साथ संबद्ध हैं, जैसे सुरक्षा, विदेश, डाक, तार, रेलवे, टेलीफोन, ये पूरे देश से संबंधित हैं, इसलिए ऐसे विषयों को संघ सूची में रखा गया। राज्य सूची में अंकित विषयों की कुल संख्या है 66। इस सूची में स्थानीय महत्व वाले विषय को रखा गया है, जैसे कृषि या स्थानीय स्वशासन, जैसे नगर निगम इत्यादि, पुलिस, ये सभी स्थानीय शासन के महत्व के रखे गए हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषय अंकित हैं जिसके संबंध में एक या एक से अधिक राज्यों में एकरूपता हो सकती है। इस सूची में व्यापार और खनिज, विवाह और तलाक, कारखाने, बिजली, दंड विधान, श्रम, भलाई आदि के विषय भी अंकित हैं, और इस सूची में अंकित विषयों की कुल संख्या है 47। ध्यान दीजिए बच्चों, संघ सूची केंद्र सरकार के अधीन है, तो इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को या संघ सरकार को। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे केंद्र सरकार बोलिए चाहे संघ सरकार बोलिए। इसी प्रकार राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधान सभाएं कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची जो कि दोनों से संबंधित है, केंद्र से भी संबंधित है और राज्यों से भी संबंधित है, इसलिए इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार
और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। मान लीजिए ऐसा कभी हो जाए कि यदि राज्य सरकार का बनाया हुआ कानून केंद्र सरकार के कानून का विरोध करे तो केंद्र सरकार के कानून को लागू किया जाएगा और राज्य सरकार का कानून उस सीमा तक रद्द समझा जाएगा जिस सीमा तक केंद्र के कानून का प्रभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संघ सरकार को कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। बच्चों, जो विषय छूट गए, न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, ऐसे जो विषय छूट गए हैं और उस पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो उस विषय को अवशिष्ट सूची में रख दिया जाता है और अवशिष्ट सूची से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को प्रदान कर दी जाती। तो अभी हम लोगों ने जाना भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। भारत 28 राज्यों का संघ है। मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया था, जब संघ क्या है तो बताया था कि जब कोई देश कई राज्यों से मिलकर बना होता है तो उसे संघ कहते हैं, समूह कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था एकात्मक शासन किसे कहते हैं, जहां पर छोटे छोटे देश होते हैं, केवल एक सरकार बना देने से वो पूरे देश का शासन आसानी से चला लेते हैं, वहां पर एकात्मक शासन है। एक ही सरकार की व्यवस्था की जाती है, अलग अलग सरकारों की व्यवस्था नहीं की जाती। तो क्या भारत में एकात्मक विशेषताएं भी हैं, एकात्मक शासन की विशेषताएं भी हैं? इसको अब हम जानेंगे। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो भारतीय संविधान के एकात्मक होने के साक्षात प्रमाण हैं। कुछ विचारक भारत की संघीय विशेषताओं के होते हुए भी भारतीय संविधान को पूर्णतया संघीय संविधान स्वीकार नहीं करते। के.एम. मुंशी के अनुसार भारत एक संघात्मक राज्य नहीं है बल्कि एक संघ है। केंद्र सरकार संपूर्ण शक्तियों वाली संघात्मक सरकार नहीं है। डॉक्टर ह्वेयर के अनुसार भारतीय संविधान में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई है जो अर्ध संघात्मक है तथा जो एकात्मक लक्षणों वाले संघात्मक राज्य नहीं है अपितु सहायक संघात्मक लक्षणों वाले एकात्मक राज्य हैं। तो इन कथनों से में यह सत्यता है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो भारतीय संविधान के एकात्मक होने के साक्षात प्रमाण हैं। ये व्यवस्थाएं जो भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देती हैं उसका विस्तृत वर्णन। पहला, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। संविधान में शक्तियों का विभाजन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र के पक्ष में है। जैसा भी मैंने पहले बताया बच्चों, केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। तो किसमें ज्यादा है? केंद्र सूची में। और समवर्ती सूची में भी कानून बनाने का पहला अधिकार केंद्र सरकार को है, तत्पश्चात राज्य सरकार को है। तो वो भी अवशिष्ट सूची में भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। तो किसको ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं? केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो संघ सूची के विषयों की संख्या 97 है जबकि राज्य सूची में कम महत्व के 66 विषय अंकित हैं। समवर्ती सूची के कुल 47 विषय भी केंद्र के नियंत्रण से बाहर नहीं हैं क्योंकि दोनों केंद्र और राज्य सरकारें उन विषयों पर कानून बना सकती हैं। परंतु यदि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करता है तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून रद्द कर दिया जाएगा और केंद्र का लागू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र सरकार को दी गई हैं जबकि संघात्मक राज्यों में ये शक्तियां इकाइयों को प्रदान की जाती हैं। लेकिन भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी एकात्मक शासन के गुण पाए जाते हैं। शक्तियों का ये विभाजन प्रत्येक पक्ष में केंद्र को शक्तिशाली बनाता है जो कि एकात्मक सरकार की प्रमुख पहचान है। अगर संघात्मक होता तो दोनों को बराबर बराबर मिलता, लेकिन यहाँ पर केंद्र को शक्तिशाली या मजबूत बनाया गया है जो भारत के एकात्मक शासन की एक पहचान है।
दूसरा, राज्य सूची में केंद्र का हस्तक्षेप। राज्य सूची में अंकित विषय भी केंद्र के अधिकार से पूर्णतः बाहर नहीं है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके ये घोषित कर दे कि राज्य सूची में अंकित किसी विषय अथवा विषयों पर राष्ट्रीय संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रीय हितों के लिए अनिवार्य है, तो केंद्रीय संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। इस प्रकार का प्रस्ताव 13 अगस्त 1986 को राज्यसभा ने पारित किया था। यह प्रस्ताव अनुच्छेद 249 के अधीन राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया गया था। इस प्रस्तावहीन राज्य सूची में अंकित सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल तथा कुछ अन्य विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया गया था। इस प्रस्ताव की अवधि 12 अगस्त 1987 को समाप्त कर दी गई। इसके अतिरिक्त विदेशों के साथ किए गए समझौते और संधियों की पूर्ति के लिए भी संसद प्रत्येक विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वह विषय राज्य सूची में ही अंकित क्यों न हो। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा करके किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यदि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो उस राज्य के विषय में भी उन सभी नियमों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है जो विषय राज्य सूची में है। तीसरा है भारतीय संविधान का आपातकाल में एकात्मक बन जाना। अगर देश में आपातकाल, संकट काल की घोषणा हो जाए तो पूरे देश में एक शासन चलता है और वो है केंद्र का शासन, यानी राष्ट्रपति शासन चलने लगता है। यानी आपातकाल में तो संघात्मक शासन रह ही नहीं जाता, केवल एकात्मक शासन हो जाता है। सामान्य रूप से संघात्मक संविधान को एकात्मक रूप देने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होता है, परंतु भारतीय संविधान की अद्भुत विशेषता ये है कि संशोधन किए बिना ही उसे एकात्मक रूप दिया जाता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से आपातकालीन घोषणा की व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्तता को समाप्त किया जा सकता है और राज्य सरकारें भंग की जा सकती हैं। केंद्र को राज्य सूची के में अंकित विषयों को कानून बनाने का अधिकार भी मिल सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान में संघात्मक स्वरूप संशोधन के बिना भी एकात्मक रूप धारण कर सकता है। चौथा है राज्यों में पृथक संविधान का अभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक प्रणाली है तथा वहां राज्यों के अपने पृथक संविधान भी हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। पूरे देश के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके, जम्मू कश्मीर में भी पहले था, अब जम्मू कश्मीर में भी समान ही अधिकार। शेष संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है जिसमें केंद्र तथा राज्यों के प्रशासकीय संगठन के विषय में उपबंध किए गए। एकल नागरिकता। अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड के संविधानों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, यानी वो जिस व्यक्ति जिस स्टेट में जिस राज्य में रहता है उस राज्य की भी नागरिकता मिलती है और देश की भी नागरिकता मिलती है, इसलिए कहते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में पूरे देश के निवासियों के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है जिसे हम कहते हैं इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधानों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक व्यक्ति संघ का नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्य का भी नागरिक है। राज्य की ओर से उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय प्रणाली में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है, बल्कि सभी व्यक्ति भारत के ही नागरिक हैं तथा सबको समानता के आधार पर संविधान की ओर से अधिकार प्राप्त हैं। यदि किसी को किसी राज्य की नागरिकता प्रदान की गई है और न ही किसी राज्य की ओर से कोई विशेष अधिकार
प्रदान किए गए। संविधान संशोधन में संघ का प्रभुत्व। संविधान में संशोधन करने के प्रति भी राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन भाग को संसद साधारण बहुमत से विशेष निश्चित विधि द्वारा संशोधित कर सकता है। संविधान का बहुत कम भाग ऐसा है जिसमें संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की पुष्टि अनिवार्य है। अमेरिका के संविधान के विपरीत भारतीय संविधान प्रत्येक संवैधानिक संशोधन की स्वीकृति राज्यों से नहीं लेनी पड़ती। राज्य सरकारें स्वयं कोई संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वैधानिक संशोधन की प्रणाली में सुझाव नहीं दे सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि संवैधानिक संशोधनों में भी संघ को श्रेष्ठता प्रदान की गई है, जो एकात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता। 7वां है, संसद के पास नए राज्यों का निर्माण, पुनः सीमांकन तथा पुनर्गठन का अधिकार। संघीय प्रणाली में प्रत्येक राज्यों को अपने क्षेत्र को अखंड रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अमेरिका एक संघीय राज्य है, वहाँ किसी राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति के बिना उसके क्षेत्र में वहाँ की कांग्रेस कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। भारतीय संविधान के अनुसार संसद को नए राज्यों को स्थापित करने और उन्हें संघ में सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाएं परिवर्तित कर सकती है तथा किसी एक राज्य का दूसरा भाग दूसरे राज्य के साथ मिला सकती है और एक राज्य को विभाजित करके दो राज्यों का गठन कर सकती है। केंद्र की यह असीमित शक्ति संविधान की एकात्मकता को प्रकट करती है। एकल संगठित न्याय प्रणाली। संघात्मक राज्यों में दोहरी न्याय प्रणाली की व्यवस्था होना अनिवार्य है। जिस प्रकार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की न्याय प्रणाली केंद्रीय न्याय प्रणाली से पृथक है, किंतु भारत में एकल संगठित न्याय प्रबंध है। देश में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। एकल न्याय प्रणाली भी एकात्मक राज्य की प्रमुख विशेषता है। राज्यों के वित्त के प्रति केंद्र पर निर्भरता। राज्य सरकारों के पास यद्यपि आय के अपने अनेक साधन हैं, किंतु इन साधनों के द्वारा पर्याप्त धन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता। धन के अभाव के कारण राज्यों को धन के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र सरकार के करों का कुछ भाग राज्यों को मिलता है। इसके अतिरिक्त राज्यों को केंद्र की ओर से कुछ वित्तीय सहायता या अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकारों के लिए केंद्र का आदेश स्वीकार करना अनिवार्य। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन आवश्यक हो सके। इस विषय में केंद्रीय कार्यपालिका राज्य सरकारों को आदेश भी जारी कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग ऐसे ढंग से करें जिससे केंद्र सरकार भी कार्यकारी शक्ति में कोई बाधा न आए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों को नियुक्त और पदच्युत करना। भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर सुशोभित रह सकते हैं। राज्यों में राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होते हैं और केंद्र राज्यपालों द्वारा ही राज्यों पर अपना नियंत्रण रखता है। और लास्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अथवा अन्य किसी साधन से विश्वास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुसार कार्य नहीं कर रही अथवा कार्य करने की अवस्था में नहीं है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर सकता है। इन तथ्यों को भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव माना जाता है। इन विचारों से हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान सैद्धांतिक पक्ष से संघात्मक परंतु व्यवहारिक पक्ष से एकात्मक भी है। तो आज हम लोगों ने बच्चों जाना कि भारतीय संविधान में संघवाद क्या है,
भारतीय संविधान में की संघात्मक विशेषताएं क्या हैं? शक्ति विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है, उसमें कितने विषय रखे गए हैं, अति लघु में जरूर पूछा जाता है। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकार। फिर हमने जाना भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता। अब अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संबंध, कि केंद्र और राज्य का क्या संबंध होना चाहिए, विधायी संबंध क्या है, प्रशासकीय संबंध क्या है, वित्तीय संबंध क्या है, ये अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ाया बच्चों उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, संघात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? संघात्मक शासन की विशेषताएं लिखिए, ये विस्तृत प्रश्न है। दूसरा, भारतीय संविधान में निहित एकात्मक तत्वों का उल्लेख कीजिए, ये दीर्घ लघु के रूप में करेंगे। संघ सूची में कितने विषय हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कॉपी में जरूर करिएगा, विस्तृत प्रश्न लिख करके तैयार कीजिए, याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।